गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई। इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। राइट। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब हुई थी। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये आज का हम लोग का टॉपिक है हिंदी की उत्पत्ति। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे प्राचीन रूप वैदिक संस्कृत माना जाता है। मतलब पहले जो आर्य समाज के लोग रहते थे उसमें भाषा जो चल रहा था, सबसे प्राचीन जो सबसे पुराना भाषा था उसे हम लोग उस समय कौन सा भाषा चल रहा था, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा उसमें चल रहा था, मतलब उसका उपयोग कर रहे थे लोग। लोगों ने बहुत लंबे समय तक पाणिनि के नियमों, जैसे एक पाणिनि एक लेखक, मतलब उस व्यक्ति है, उसको यहाँ पाणिनि एक व्यक्ति का नाम है। उसका एक उन्होंने एक व्याकरण लिखा था पाणिनि, उसको हम लोग पाणिनि व्याकरण के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति थे पाणिनि नाम के, वो एक व्याकरण लिखा था, पुस्तक लिखा था। उन्हीं का पालन कर रहे थे आर्य समाज के लोग वैदिक काल में। परंतु बाद में इन नियमों का पालन ना करने के कारण संस्कृत के एक सरल रूप निकाला, मतलब उसका भी विरोध, उसका भी कुछ, उसको भी धीरे धीरे लोग छोड़ते गए और पालन नहीं करने लगे। मतलब पाणिनि की जो व्याकरण लिखी थी उसमें जो भाषा था संस्कृत भाषा, उनको भी लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे, मतलब पालन नहीं करने लगे। जिससे पारंपरिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कहा गया। मतलब उस दो भाग में बट गए वो, एक एक पारंपरिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। मतलब संस्कृत दो भाग में, ये हिंदी भाषा दो भाग में होते हैं, एक पारंपरिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति दोनों मिलके, ठीक है। इस काल में भारत भूमि पर जैन बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। मतलब उसी काल, वैश्विक काल में दो धर्म का जन्म हुआ था, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों का जन्म हुआ था। और इनकी धार्मिक शिक्षाओं की व्याख्या पाली भाषा में होने लगी। मतलब पाली भाषा होता है, उस भाषा में उनका शिक्षा होने लगी। समय के साथ पाली भाषा का रूप स्थिर रहा। मतलब उसका जो पाली भाषा था वो एक बार स्थिर हो गया, मतलब रुकने लगी। ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी तक जो भाषा का स्वरूप बना था वो प्राकृत भाषा था। मतलब एक ईस्वी शताब्दी तक जो भाषा चल रहा था वो प्राकृत भाषा चल रहा था। प्राकृत भाषा ही ईसा पूर्व 500 तक, मतलब 500 ईसा पूर्व तक भारतीय लेखन की प्रमुख भाषा रही। मतलब जो प्राकृत भाषा था वो 500 पूर्व ईसा पूर्व, मतलब पहले 500 ईसा पूर्व तक भारतीय, मतलब एक भारत का एक प्रमुख भाषा बनी रही थी। समय के साथ अनेक कारणों से भाषाओं में परिवर्तन हुए, मतलब धीरे धीरे भाषा में भी परिवर्तन होने लगे। संस्कृत से उतरी हुई भाषाओं के मूल स्वरूप में भी परिवर्तन आया। मतलब संस्कृत जो भाषा था, उनके जो स्वरूप होते हैं, मूल जो भाषा होते हैं, उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, मतलब धीरे धीरे बदलने लगा। इन्हीं परिवर्तनों के कारण संस्कृत का रूप विकृत हुआ और अपभ्रंश नाम से जाना गया। मतलब वही धीरे धीरे जो संस्कृत भाषा था वो धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, बदलने लगा। तो उन्हीं से एक अपभ्रंश जो संस्कृत भाषा था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, उसका एक मतलब विशाल रूप लेने लगा। तो उनसे एक अपभ्रंश निकला। जब संस्कृत से भाषा का स्वरूप बिगड़ते गया, तब उस समय भाषा को अपभ्रंश कहा गया। जैसे संस्कृत भाषा धीरे धीरे बिगड़ते गया, खराब होते गया, मतलब कुछ गड़बड़ी होने लगा, तो उससे जो भाषा निकलता है उसे अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है बिगड़ा हुआ, मतलब खराब हो गया, मतलब भाषा में कुछ गड़बड़ी आ गया। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूप पाए गए। मतलब जो गड़बड़ी था उसका विभिन्न, मतलब अनेक प्रकार के उसमें कमियां आने लगे, उसमें खराबी आने लगे। मगधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, धर्मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश आदि। मतलब ये जो अपभ्रंश है वो धीरे धीरे संस्कृत भाषा में आने लगे। लगभग 1000 ईस्वी तक सौरसेनी अपभ्रंश में समन्वय परिवर्तन हेतु हुए, जिससे पुरानी हिंदी, जिसको हम लोग ब्रज भाषा का रूप उभरा। मतलब जो सौरसेनी अपभ्रंश था उनमें कुछ निवारण, मतलब परिवर्तन करने लगे, जिससे एक हिंदी भाषा, जैसे ब्रज भाषा का निर्माण हुआ।
मतलब उसे एक वज्र भाषा निकला। तो देखते हैं हिंदी की और विकास, कैसे हिंदी भाषा को विकास किया गया, उनके विषय में भी हम लोग देखते हैं। 1000 ईस्वी के आसपास सौरसेनी अपभ्रंश से वज्र भाषा हिंदी जैसे गुजराती और राजस्थानी भाषाओं का विकास हुआ। मतलब जो सौरसेनी अपभ्रंश था उसे एक वज्र भाषा, जो हिंदी का ही रूप है, एक वज्र भाषा जिससे गुजराती और राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। मगधी अपभ्रंश से बांग्ला, उड़िया, असमिया बनी। धर्मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, मैथिली, मगही का विकास हुआ। और एक था हम लोग का महाराष्ट्री अपभ्रंश, जिससे महाराष्ट्र इनकी जो भाषा है मराठी, और एक था हम लोग का पैसाची अपभ्रंश, पंजाबी भाषाओं का निर्माण हुआ। जैसे हम लोग सीधा में हम लोग समझ सकते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश था, उससे गुजराती, राजस्थानी भाषाओं का विकास हुआ। और दूसरा था मगही अपभ्रंश, तो इससे बांग्ला, उड़िया और असमिया बनी। धर्म मगही अपभ्रंश से हम लोग का आया भोजपुरी, मैथिली, मगही का विकास हुआ। और महाराष्ट्री अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा का विकास हुआ। और पैसाची अपभ्रंश, इससे पंजाबी भाषाओं का निर्माण हुआ। धीरे धीरे ये सभी भाषाओं का निर्माण होते गया। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से वज्र भाषा हिंदी का विकास हुआ, जो एक समय तक साहित्य की प्रमुख भाषा रही। मतलब जो अपभ्रंश था सौरसेनी अपभ्रंश, उससे एक भाषा का विकास हुआ था। कौन सा? राजस्थानी और गुजराती, इन दोनों भाषाओं का विकास हुआ था, जो एक समय इसका भी चलन था, जो साहित्य वगैरह, कहानी वगैरह लिखा गया था। आधुनिक हिंदी का विकास हम लोग देखते हैं। जैसे 1850 ईस्वी के आसपास लगभग हिंदी के लिए परिवर्तन और नए लेखन का काल आया था। जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा आदि के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी के स्थान लिया गया। यह खड़ी बोली हिंदी आज की मानक हिंदी है। हिंदी की उत्पत्ति की श्रृंखला को भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। जैसे सबसे शुरू में आया था वैदिक संस्कृति, उसके बाद आया लौकिक संस्कृति, फिर आया पाली से फिर आया प्राकृत भाषा, फिर उससे निकला अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से आया खड़ी बोली, फिर अभी आया शुद्ध हिंदी बोली। ये हम लोग का हिंदी भाषा का जो श्रृंखला है उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बताती है कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली और हिंदी, ये इन सभी श्रृंखलाओं से गुजरा, तभी एक हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।